Complete Edu. It's all about learning. गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं इंद्रजीत बिश्नोई कंप्लीट एजू चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। सीबीएसई बोर्ड +2 की क्लास लेकर फिर से हाजिर हैं। अभी तक हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, किस तरीके से उसका इलेक्ट्रिक फील्ड उसके एक्सिस पे, इक्वेटर पे और किसी भी जनरल पॉइंट पे वेरी करता है, ये हम लोगों ने स्टडी किया है। आज हम उसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे और वो किस तरीके से बिहेव करता है, इस पे हमने स्टडी करनी है। सबसे पहले ये देखो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जब किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो तो उस कंडीशन में वो एक तरह का फोर्स एक्सपीरियंस दोनों चार्जेस है वो करेंगे। अगर मैं बात करूं, ये इस तरफ हमने एक पॉजिटिव और इस तरफ एक नेगेटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करके एक इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रिपेयर किया है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मीनिंग है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो हर पॉइंट पे इक्वल है और उसकी इंटेंसिटी भी क्या है, हर पॉइंट पे इक्वल है। तो ये हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रिपेयर किया है। इसको एक बार के लिए हम मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज और इसको ले लेते हैं नेगेटिव। अब होगा क्या कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पॉजिटिव क्यू चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स कितना अप्लाई होगा, F इक्वल टू क्यू ई, और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा F इक्वल टू क्यू ई। देखा जाए तो दोनों फोर्सेस सेम है, बट दोनों फोर्सेस की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स, दो फोर्स लग रहे हों या दो से ज़्यादा, बट वो सब ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हों, तो वो मिलके क्या करते हैं कि उस ऑब्जेक्ट को रोटेट करवाते हैं वो। फॉर एग्जांपल जैसे ये मार्कर है, अगर इस पे इस डायरेक्शन में और इस पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स अपने लगाएं तो हम ये देखेंगे कि ये अपनी जगह पे ही रोटेट हो जाएगा ये, यानी कि ये रोटेशन देखने को मिलेगा हमें। और जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम रोटेटरी मोशन में लेके जाते हैं तो उस पर फोर्स की तरह एक एफर्ट है वो काम करता है, जिसको अपने बोलते हैं टॉर्क। तो ये हो गया इसका सेंटर इलेक्ट्रिक डाइपोल का, और दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस को हमने लिया 2a, पहले भी 2a लिया था। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और डाइपोल मूवमेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट हमने पहले भी स्टडी किया है। क्या होता है कि कोई भी एक चार्ज और दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है नेगेटिव क्यू टू पॉजिटिव क्यू। नेगेटिव क्यू किसका, उसी डाइपोल का। तो ये डायरेक्शन जो है वो हमारे पास है P की डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई किया उसकी डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। इनके बीच का जो एंगल है वो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं थीटा है। तो अब इसको अगर आप ध्यान से देखो कि दो फोर्स काम कर रहे हैं सेम अमाउंट के बट ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो जो टॉर्क है वो कितना होगा, तो टॉर्क जो होता है वो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ फोर्सेस। अब देखो अगर इनके बीच की मैं दोनों के फोर्स लाइन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो तो वो डिस्टेंस इसके बराबर होगी। इस पॉइंट को एक बार के लिए A मान लेते हैं, इसको B, और ये पॉइंट हो गया C। तो ये जो डिस्टेंस है मेरे पास में, ये वाली, इस डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए बड़ा सिंपल सा एक काम करना है। क्या कि इस ट्राइंगल ABC को अगर हम देखें तो ये जो डिस्टेंस है BC जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये कितनी होगी। अब देखो ये थीटा के सामने का ये परपेंडिकुलर, हमें परपेंडिकुलर चाहिए और हमारे पास हाइपोटेनियस ऑलरेडी है। तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू BC अपॉन में AB, या फिर BC की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, AB साइन थीटा, और AB दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है जिसको अपने लिखा है 2a।
अब अपना काम बहुत आसान हो गया, टॉर्क को हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। टॉर्क जो होगा वो होगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। तो ये F की जो वैल्यू है वो है QE और R परपेंडिकुलर जो है वो है अपना 2A साइन थीटा। ये Q इंटू 2A जो है इसको मैंने पहले भी बोला था कि ये क्या है, डाइपोल मूवमेंट। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी को अगर अपने वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे है साइन थीटा, तो अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो ये आएगा क्रॉस प्रोडक्ट P वेक्टर और E वेक्टर के बीच का। P क्रॉस E विल बी प्रोवाइड अस टो, और इलेक्ट्रिक अपने जो टॉर्क लग रहा है उसको प्रोवाइड करवाएगा ये। तो ये टॉर्क जो होगा ये करेगा क्या, ये बेसिकली इसको रोटेट करवाने का काम करेगा ये। अब जब ये रोटेट होगा तो फाइनली इक्विलिब्रियम की कंडीशन में जाएगा ये। अब इक्विलिब्रियम से पहले अगर अपने देखें कि भाई अगर इसको डी थीटा रोटेट करवा रहा है ये, तो टॉर्क जो होगा वो कितना वर्क डन प्रोवाइड करवाएगा, और वो वर्क डन एज ए पोटेंशियल एनर्जी इसमें सेव हो जाएगा। तो अगर किसी भी तरह के रोटेशनल मोशन में वर्क डन फाइंड आउट करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, टो डी थीटा। टो की जो वैल्यू है वो है मेरे पास PE साइन थीटा। P और E इस थीटा एंगल के चेंज के टाइम पे क्या रहेंगे, कांस्टेंट। इंटीग्रेशन हमारा थीटा की रेस्पेक्ट में हो रहा है तो P और E कांस्टेंट है, इसको हम ले आए बाहर और हमें मिला साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा। तो फाइनली जो हमें वर्क डन मिला है वो है माइनस PE कॉस थीटा। ये वर्क डन एज ए पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम के अंदर सेव हो जाएगा। तो इसको W को मैं U से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, और अगर इसको PE cos थीटा को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो ये आएगा P वेक्टर डॉट E वेक्टर। और हमें अच्छी तरह पता है वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी ये दोनों ही क्या है, ये दोनों स्केलर क्वांटिटीज है। इसीलिए P और E का जो अपने को डॉट प्रोडक्ट है वो प्रोवाइड करवाएगा कि कितनी पोटेंशियल एनर्जी है वो इसके अंदर सेव हुई है। अब इसी को अगर हम दूसरे वे में देखें और θ1 से लेके θ2 एंगल तक अगर रोटेट करवाएं इसको, तो उस केस में वर्क डन कितना होगा, ये θ1 से लेके θ2 तक अगर रोटेट करवाएं इसको, अब देखो PE तो कांस्टेंट ही था और साइन थीटा का हो गया माइनस कोस थीटा, तो ये माइनस में बाहर ले आया ऑलरेडी। कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ये बहुत ही बेसिक नॉर्मल चीज़ें हैं जो हमने पहले भी 11th क्लास में रोटेशन जो अपने जो रोटेशन मोशन है उसके अंदर हम लोगों ने स्टडी किया है। अब बात करते हैं इक्विलिब्रियम की, कि इक्विलिब्रियम में ये जो डाइपोल है ये कब होगा। तो इक्विलिब्रियम के लिए ज़रूरी कंडीशन है वो ये है कि लगने वाला नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, नेट टॉर्क भी क्या होना चाहिए, जीरो। तो इसको एक बार हम चेक करते हैं। अगर ये डाइपोल इस कंडीशन में हो तो इस पे जो दोनों फोर्सेस लगेंगे इसकी वजह से इस डायरेक्शन में और इस नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड पे नेगेटिव क्यू चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। तो नेट फोर्स तो ऑलरेडी क्या है, जीरो। बट क्या टॉर्क लगने वाला जीरो है? देखो टॉर्क को हमने पहले भी स्टडी किया था इस केस में कि टॉर्क जो है वो क्या होगा, फोर्स इनटू में इन दोनों फोर्सेस के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये, अगर ये डिस्टेंस जीरो हो जाए तो लगने वाला टॉर्क भी जीरो हो जाएगा। अब जैसे जैसे मैं इसको रोटेट करवाऊंगा, जैसे मान लो इसको हल्का सा रोटेट करवाया और ये इस कंडीशन में आ गया, तो अब ये जो फोर्स लाइन, दोनों फोर्स लाइन के बीच की डिस्टेंस है ये और कम होगी, यानी कि टॉर्क की वैल्यू और कम होगी।
अब अगर ये फ्लैट हो जाए पूरा, तो ये दोनों फोर्स लाइन के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये हो जाएगी 0। तो इस कंडीशन में नेट टॉर्क भी क्या है 0 और नेट फोर्स भी क्या है 0। तो इसको हम लोग कह सकते हैं इक्विलिब्रियम में। एक बिल्कुल ऐसी एक और कंडीशन है, अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ हो और नेगेटिव चार्ज इस जगह पे हो तो भी सेम। अब देखो पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन ये होगी भाई, इलेक्ट्रिक फोर्स पे प्लस क्यू की वजह से डायरेक्शन ये होगी, फोर्स की डायरेक्शन ये है, और नेगेटिव क्यू पे डायरेक्शन कौन सी फोर्स की, ये वाली। दोनों फोर्स एक दूसरे को ऑपोजिट डायरेक्शन में और सेम अमाउंट में अप्लाई कर रहे हैं, तो इसकी वजह से नेट फोर्स क्या हो जाएगा 0, और उसी तरीके से नेट टॉर्क भी क्या है 0। बट दोनों में एक मेजर डिफरेंस है। मेजर डिफरेंस ये है कि इसको हम लोग अगर देखें, इस कंडीशन में अगर मैं इसको हल्का सा इसका जो बैलेंस है उसको बिगाड़ दूं, मैं मान लो कि मैं इस कंडीशन में ले आया, तो जैसे ही इसका ये हल्का सा बैलेंस बिगड़ेगा, ये तुरंत प्लस क्यू इस तरफ आ जाएगा और नेगेटिव क्यू इस तरफ आ जाएगा, यानी कि ये इस पोजीशन में चला जाएगा। स्टेबिलिटी तो थी बट परमानेंट नहीं थी। तो ये जो है ये टेम्परेरी स्टेबिलिटी है, टेम्परेरी जो आपने बोल सकते हैं कि टेम्परेरी ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। बट अगर यही इनिशियल कंडीशन में नेगेटिव क्यू चार्ज यहां है, पॉजिटिव क्यू चार्ज यहां है, अगर मैं अब इसको डिस्प्लेस करूं, हल्का सा रोटेट करवाऊं, नेगेटिव क्यू पे फोर्स इस तरफ लगेगा, पॉजिटिव क्यू पे इस तरफ, तो ये वापस से अपने उस इक्विलिब्रियम को, उस जो परमानेंट स्टेबिलिटी है उसको अचीव कर लेगा। तो ये जो पोजीशन है इसको बोलते हैं हम लोग कि ये परमानेंट स्टेबिलिटी है, परमानेंट इक्विलिब्रियम है। और जो पहले वाला जो केस देखा था उसके अंदर जो था वो स्टेबिलिटी तो थी, इक्विलिब्रियम था, बट वो स्टेबल नहीं था, वो हल्का सा उसको रोटेट करवाते ही वो वापस से इस पोजीशन में आ जाएगा। तो इन दोनों कंडीशन में, दोनों मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं मैं, अगर ये केस देखा जाए तो यहां पे P की डायरेक्शन क्या है, ये वाली, और इसके अंदर जो P की डायरेक्शन है वो ये वाली। P क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, वेक्टर क्वांटिटी है, पहले भी बताया मैंने। डायरेक्शन इसकी होती है नेगेटिव क्यू टू पॉजिटिव क्यू, तो यहां पे डायरेक्शन होगी ये वाली और इस जगह पे डायरेक्शन होगी ये वाली। तो ये जो ये वाला केस है इसमें E की डायरेक्शन ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसमें भी यही है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे P और E के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 0 डिग्री, और इस कंडीशन में P और E के बीच का एंगल है वो है 180 डिग्री। पोटेंशियल एनर्जी को चेक कर रहे हैं हम इन दोनों कंडीशन में, तो पोटेंशियल एनर्जी थी U इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा, और अगर मैं वैल्यू रखूं थीटा की तो ये आ रहा है U इक्वल टू माइनस पी ई, जबकि इस कंडीशन में U अपने को मिलेगा माइनस पी ई कोस 180, कोस 180 होता है -1, तो ये हो गया प्लस का पी ई। +1 में हम लोगों ने अच्छे तरीके से स्टडी किया हुआ है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है तो उस कंडीशन के अंदर स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। इसीलिए इस केस के अंदर परमानेंट स्टेबिलिटी, या यूं कह दो कि इक्विलिब्रियम है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, वो अपने को देखने को मिलेगा। जबकि इस कंडीशन के अंदर जो स्टेबिलिटी है वो परमानेंट नहीं है, या यूं कह सकते हैं कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है वो अपने को देखने को मिलेगा। तो थीटा की वैल्यू पे ये डिपेंड कर रहा है। थीटा जब 180 होगा तो उस कंडीशन में U आएगा प्लस पीई, और इस कंडीशन में U आएगा माइनस पीई। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि डाइपोल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किस तरीके से खुद को जो है वो स्टेबल करेगा।
तो डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, डाइपोल की वजह से जो उसका एक्सटर्नल फील्ड में किस तरह का बिहेवियर है, ये हम लोगों ने स्टडी किया। इसके बाद हम लोग एक बेसिक प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। और वो बेसिक प्रॉब्लम है कि मान लो किसी रिंग पे अगर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और इस रिंग की वजह से इसके एक्सिस के अबाउट किसी पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है हमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, तो उसको हम लोग ट्राई करने जा रहे हैं। तो इस रिंग की जो रेडियस है वो है कैपिटल R और एक्स एक्सिस के अलोंग ये पॉइंट हमारा है P, जो कि इस रिंग के एक्सिस के अलोंग है। ये डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं कि स्मॉल r है। हम लोग इस रिंग के ऊपर एक छोटा सा एक लेंथ एलिमेंट अज्यूम कर रहे हैं dl। इस dl लेंथ एलिमेंट की वजह से इस P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, ये वाली। भाई प्रोटॉन रख के देख लो किस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है। तो ये जो DE है ये एंगल हमने एज्यूम कर लिया थीटा। ऐसे ही बिल्कुल जस्ट इसके सामने रिंग पे इतना ही एक dl लेंथ का एलिमेंट ले रहे हैं dl, और इस पे जो चार्ज है dq, उसकी वजह से जो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन भी यही होगी। और ये वाली साइड जो है, ये ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल अपने पास बना है इसकी साइड कितनी है, ये x। ये दोनों ट्रायंगल में ये साइड कॉमन है, ये r भी कॉमन है क्योंकि भाई रेडियस है। अगर दो साइड ट्रायंगल की सेम हो और उनके बीच का एंगल ये भी 90 ये भी 90, तो अपने को ये दोनों ट्रायंगल बिल्कुल एक जैसे मिलेंगे। तो अगर ये एंगल थीटा एज्यूम किया तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। अब देखो इस DE के कंपोनेंट्स अगर मैं लूं तो ये होगा DE cos थीटा, इस DE का ये कंपोनेंट DE cos थीटा। इसी तरीके से ये एंगल भी थीटा होगा तो इसका ये कंपोनेंट क्या होगा, DE cos थीटा। अगर ये वर्टिकल कंपोनेंट की बात करूं तो ये DE sin थीटा और ये भी कितना होगा, DE sin थीटा। सो परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो होंगे वो एक दूसरे को वैनिश कर देंगे, जबकि जो अलोंग द एक्सिस कंपोनेंट है दोनों, वो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो अपने पास जो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिला है वो मिला है DEx। x क्यों लिखा, क्योंकि x एक्सिस के अलोंग है, वो अपने को मिला है DE cos थीटा। अब कहने में कह सकते हैं सर जी दोनों 2D, ये DE cos थीटा ये भी DE cos थीटा ऐड कर देते हैं, बट मैं सिर्फ इस एक छोटे से लेंथ एलिमेंट की वजह से यहाँ पे जो P पे इफेक्टिव फील्ड हमें मिल रहा है उसको देख रहा हूँ मैं। अगर मैंने सामने वाला लिया तो अब मैं जब इन सारे चार्जेस की वजह से इस P पॉइंट पे नेट फील्ड निकालूंगा तो फिर मेरे को हाफ सर्किल लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मान लो कि ये दोनों पॉइंट ले लिए मैंने, अब अगले दोनों पॉइंट ये होंगे, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, इनकी 180 पे ये पूरा सर्किल है वो आ जाएगा। तो अगर हम लोग 2DE sin थीटा यूज कर रहे हैं, 2DE cos थीटा सॉरी, तो उस कंडीशन में हमें जो लिमिट रखनी पड़ेगी वो हाफ सर्किल के लिए रखनी पड़ेगी। इसलिए मैंने इसको सिर्फ DE cos थीटा लिया है ताकि हम पूरे सर्किल के लिए इसको अप्लाई कर सकें। वैसे उस मेथड से करें तो भी वो क्या है, ओके है। तो D की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे चार्ज एज्यूम किया था DQ, K DQ अपॉन में डिस्टेंस है R²। और cos थीटा जो है, अब थीटा के सामने ये साइड परपेंडिकुलर, ये बेस या हाइपोटेनियस, तो जो cos थीटा है वो मेरे पास है x अपॉन में R। ये तो था एक छोटे से लेंथ एलिमेंट की वजह से इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब मेरे को ये जितने भी छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट है इन सब पे जितना चार्ज है इन सब की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, जनरल सी बात है, इन सब की वजह से जो हल्का हल्का इलेक्ट्रिक फील्ड आया इन सबको ऐड करना पड़ेगा।
और ऐड करने का जो मेथड है वो हमारे पास है वो इंटीग्रेशन। तो इसके ऊपर टोटल मान लो क्यू चार्ज है वो हो, तो पर यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज होगा, टोटल लेंथ से डिवाइड कर देंगे, या फिर इसको अपने डी क्यू अपॉन डी एल भी कह सकते हैं। तो जो डी क्यू चार्ज होगा वो होगा क्यू इंटू डी एल अपॉन 2 r। ये r जो है ये आएगा कैपिटल, क्योंकि इसकी रेडियस जो है वो कैपिटल r है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है मैंने, तो इस स्मॉल r को भी चेक कर लेते हैं हम लोग। देखो r स्क्वायर, स्मॉल r स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, या स्मॉल r इक्वल टू क्या आएगा, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 1/2, और r क्यूब कितना आएगा, इनका इंटीग्रेशन अगर हम लोग करें तो हम लोगों को ये देखने को मिलता है कि लेंथ स्मॉल l जो है इसके ऊपर, उसके अलोंग इंटीग्रेशन हो रहा है। तो क्या l स्मॉल dl के चेंज होने से कैपिटल R पे असर पड़ रहा है, ये भी फ्री है, इस स्मॉल x पे भी कोई असर नहीं है इसका, यानी कि ये सब कांस्टेंट है। किसके रेस्पेक्ट में, स्मॉल l के रेस्पेक्ट में। तो Ex जो मेरे को देखने को मिलेगा उसकी वैल्यू होगी के x अपॉन 2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3/2 q, ये अकेला dl रह गया, और इस dl की जो लिमिट है 0 से लेके क्या होगी, 2 कैपिटल R। भाई अगर सारे dl को मैं जोड़ दूं, इंटीग्रेशन करूं इनका सबका, सारे dl जोड़ दूं, तो ये इसका सर्कमफ्रेंस है वो हमें मिलेगा। तो कितना होगा ये कैंसिल हो गया, के क्यू अपॉन R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू में x, और इफ स्मॉल x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r, स्मॉल x बहुत दूर हो, तो उस कंडीशन में Ex अपना क्या होगा, ऑलमोस्ट x स्क्वायर के बराबर होगा, R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो ये x की स्क्वायर अगर R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर को, x को बहुत बड़ा माना है R से, तो ये लमसम जो है वो किसके इक्वल होगा, x स्क्वायर के। तो एक ऐसा रिजल्ट देखने को मिलेगा जो बड़ा चौंकाएगा आपको, वो ये कि एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है, अगर बहुत दूर अगर आपने पॉइंट लिया है तो उस केस में ये रिंग ऐसे बिहेव करेगी जैसे ये सिंगल पॉइंट चार्ज हो। अगर इसका सारा चार्ज अगर हम यहाँ पे एज्यूम कर लें तो x डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो कितना मिलेगा, क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। सेम यही चीज हमें यहाँ देखने को मिल रही है, पर ये तभी होगा जब x वेरी वेरी ग्रेटर देन r होगा। अदरवाइज हमारे पास जो बेसिक फॉर्मूला है वो क्या होगा, Ex इक्वल टू के क्यू अपॉन R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 इंटू एक्स। ये आज जो हमने डाइपोल की स्टडी की और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी रिंग पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हमने निकाली है। इस पूरी क्लास से रिलेटेड आपकी कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, आप कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, हमारे इंस्टा और फेसबुक पेज को लाइक कीजिए ताकि आप लगातार हमसे जुड़े रहें।